तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। मैं ईश्वर आपके साथ संविधान स्पेशल की इस सीरीज़ में हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर विजन करेली पर हाजिर हूँ। जैसा कि मैंने आपको कल ये बता दिया था, ये भारत का राजनीतिक है। ये वो समय आप ज़रा फील करिए, वो समय जब भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ने वाला है। और ये वो प्रेसिडेंसियाँ जो मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पे लिखी हुई हैं, ये वो प्रेसिडेंसियाँ हैं जहाँ ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर जनरल अपना राज कर रहे थे, जिनमें मुख्यतः बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, उड़ीसा प्रेसिडेंसी और सबसे उभरती हुई सुसज्जित और सबसे उस समय का मैं बोलूं कि उस समय की यदि सबसे अमीर प्रेसिडेंसी अगर कोई थी तो वो थी बंगाल प्रेसिडेंसी। इसका कारण भी था, वहाँ की भौगोलिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक स्थितियाँ बहुत ही अच्छी थी। यही कारण रहा कि इस बंगाल का एक अलग ही इतिहास रहा है, वो भी हमें पढ़ना है। और एक जो मुख्य प्रेसिडेंसी थी वो थी हमारी सेंट्रल प्रेफरेंस प्रेसिडेंसी, जिसको सेंट्रल प्रेफरेंस या बरार के नाम से जाना जाता था। एक जो प्रेसिडेंसी बहुत महत्वपूर्ण थी, उत्तर भारत की प्रेसिडेंसी, जिसमें हमारा पूरा का पूरा आज का उत्तर प्रदेश, बिहार, पूरा का पूरा दिल्ली, पूरा का पूरा हमारा राजस्थान जो था वो उत्तर भारत में हमारा समाया हुआ था। और ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, ये दृश्य हमारा 1773 के बीच से 1947 का दृश्य है, जो भारत का दृश्य मैंने आपको यहाँ ब्लैक बोर्ड पर एक चित्र के माध्यम से बताया हुआ था। तो दोस्तों, संविधान जब आप पढ़ते हैं तो आपको उसमें बहुत सारी चीज़ें खोजने को मिलती है। और ये जो हमारा संविधान है, आधुनिक भारत, आधुनिक इतिहास और संविधान मर्ज हुआ है। आज इसी सीरीज़ में मैं आपको कुछ अधिनियम आगे मैं बढ़ाऊँगा। जैसे कि आप सब जानते हैं, मैंने अभी तक आपको 2 से 4 अधिनियम मैंने पढ़ा दिए हैं। यदि आपने वो अधिनियम नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पे उन वीडियो पे विज़िट करें और उन्हें देखें। इसके बाद आप इस वीडियो से कनेक्ट हो जाएं। तो दोस्तों, मैं आपको लिए चलता हूं हमारे संविधान के चार्टर अधिनियमों की अगली सीरीज़ में। जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहले मैंने आपको 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ाया। इसके बाद मैं आपको 1781 के एक्ट पे लेके गया। इसके बाद मैं आपको 1773 के एक्ट पे लेके गया। और इसके बाद मैंने बोला था कि हम अगली सीरीज़ में मिलेंगे। तो आज हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है हमको 1813 का चार्टर अधिनियम। ये 1813 का चार्टर अधिनियम एक बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम में से एक रहा है। इससे कई बार बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए हैं। इस अधिनियम के माध्यम से बहुत सारे चेंजेस हमारे आने वाले हैं। आपको पता था कि 1773 में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में एंटर हुई थी तो केवल उसका काम मात्र भारत पर व्यापार करना था। लेकिन धीरे धीरे समय बदला और ब्रिटिश राजनेताओं की मानसिकता भी बदली। और जब उनको ये लगने लगा कि भारत एक बहुत ही सरल और सहज देश है, इसे अपने कब्ज़े में करना बहुत आसान है। और यही आसानी के साथ ये 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से ये जो कंपनी का एकात्मक व्यापार था, कंपनी का एकात्मक व्यापार से मतलब ये था कि अब तक कंपनी भारत में कहीं भी किसी भी स्थान पर व्यापार कर सकती थी, वो भी पूरी स्वतंत्रता के साथ। ना उसे कोई छेड़छाड़ थी, ना कोई उसे टोक टाक थी। तो वो बम्बई, मद्रास, उड़ीसा, सेंट्रल प्रोविंस, बंगाल हो चाहे उत्तर भारत हो, कहीं भी अपना व्यापार बहुत ही धूमधाम से दिलेरी के साथ कर सकती थी। लेकिन जब 1813 का चार्टर अधिनियम उन्होंने पास किया तो इस एक्ट में एक महत्वपूर्ण विशेषता ये डाल दी उन्होंने कि जो कंपनी का एकात्मक व्यापार था उसे ख़त्म कर डाला। और क्या किया, ये जो कंपनी का जो व्यापार था वो 20 वर्ष के लिए बढ़ाया कि आप मात्र क्या करिए, कंपनी का केवल एक कंपनी थी ब्रिटिश की। अभी ब्रिटिश संसद का कोई हस्तक्षेप इधर नहीं था, क्योंकि अब तक केवल कंपनी ही भारत का कारोबार संभाल रही थी। और जब ब्रिटिश संसद को ये लगने लगा कि अब कंपनी की पकड़ हमारे भारत में मजबूत होती जा रही है, तो इतने बड़े देश की राज व्यवस्था को किसी कंपनी के हाथों में तो नहीं सौंपा जा सकता ना। बस यही कारण एक रहा कि 1813 के चार्टर अधिनियम के बाद कंपनी को मात्र 20 वर्ष के व्यापार की अनुमति दी गई कि आप मात्र क्या करिए, अब केवल आप व्यापार करेंगे। और इस 20 वर्ष के व्यापार में एक महत्वपूर्ण विशेषता उन्होंने ये डाली कि आप इस व्यापार में केवल चीन के साथ चाय का व्यापार करेंगे। और जो भारत के पूर्वीय देश थे, म्यांमार था, बर्मा था, या यहाँ के बहुत सारे जो देश थे उनके साथ आप व्यापार करिए, तंबाकू का व्यापार करिए, चाय का व्यापार करिए, या जो अन्य जो मुख्य चीज़ें थी उनके साथ आप व्यापार करते रहिए।
और इस तरीके से इस अधिनियम की एक महत्वपूर्ण विशेषता इसमें ऐड होती गई। तो दोस्तों इस एक्ट में एक महत्वपूर्ण बात और ये की गई कि अब तक केवल कुछ कंपनी के ही नुमाइंदे इधर आ रहे थे और व्यापार कर रहे थे, लेकिन अब चूंकि ब्रिटिश के जो नागरिक थे, अब ब्रिटिश का कोई भी नागरिक भारत में आ सकता है, भारत के साथ व्यापार कर सकता है, भारत में स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकता है, यहाँ की प्रेसिडेंसियों में जा सकता है, वो कुछ भी व्यापार यहाँ पे कर सकता है। ये ब्रिटिश संसद ने एक महत्वपूर्ण रास्ता भारत में व्यापार करने के लिए खोल दिया। लेकिन इसके पहले तक केवल कंपनी व्यापार कर रही थी, लेकिन इस अधिनियम के माध्यम से कोई भी ब्रिटिश नागरिक भारत में आ सकता है और अपना व्यापार कर सकता है। तो मुख्यतः ये जो 1813 का चार्टर अधिनियम था, मेरा बताने का केवल तात्पर्य ये था कि इसमें केवल कंपनी का जो एकात्मक व्यापार था उसको ख़त्म कर डाला। 20 वर्ष के लिए केवल व्यापार की अनुमति प्रदान की ब्रिटिश संसद ने, और ब्रिटिश नागरिक कोई भी इधर आ सकता है और इधर पे व्यापार कर सकता है। और यहाँ पे इसकी जो मुख्य पॉइंट्स है मैंने आपको बता दी। जब हम मेंस की तैयारी करेंगे तो अपन इसके अंदर कुछ और चीज़ें देखेंगे। अभी चलते हैं अपन अगले एक्ट की ओर। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि 1813 के चार्टर एक्ट के बाद एक और नया एक्ट यहाँ पर लागू होने वाला है, जिसे हम बोलेंगे 1833 का चार्टर अधिनियम। अब ये 1833 का चार्टर अधिनियम उससे भी ज़्यादा नियम लेकर आने वाला है भारत में, और यहाँ से अब भारत हमारा पूरी तरीके से भारत औपनिवेश होने वाला है। चूँकि ब्रिटिश संसद को ये पता चल चुका है कि अब कंपनी के हाथों में इतने बड़े देश की कमान सौंपना आसान नहीं है, तो कंपनी अब ब्रिटिश संसद इधर पे सीधा हस्तक्षेप करेगी। और 1833 से सीधा ब्रिटिश संसद ने मोर्चा संभाल लिया है कि अब आप कंपनी केवल आप व्यापार करिए, बाकी भारत के जो भी मामले रहेंगे, चाहे वो राजनीतिक मामले हों, चाहे वो आर्थिक मामले हों, या चाहे वो सामाजिक मामले हों, कोई भी मामले हैं, उनकी पूरी की पूरी पकड़ जो है ब्रिटिश संसद के पास पहुंच चुकी है। अब यहाँ पर एक क्रांति और फैली हुई है। आपको पता है ये वही समय चल रहा है 1833, जब यूरोप में एक धर्म बहुत ही अधिक मात्रा में पनप रहा है, जिसको हम बोलेंगे ईसाई धर्म। और ये धर्म इसी सन में भारत में एंटर हो रहा है, और धीरे धीरे वो अपना धर्म का प्रसार कर रहे हैं। और जो ईसाई मिशनरियाँ हैं, ईसाई धर्मगुरु हैं, वो भारत में आना शुरू करेंगे और अपने धर्म का प्रचार और प्रसार बहुत ही तेज कर देंगे। ब्रिटिश संसद ने ऐसा साफ कर दिया है कि अब जो है हम केवल पूरा का पूरा औपनिवेश की राजनीति इधर पे अपनाने वाले हैं, और भारत को केवल और केवल उन्हें गुलाम बनाना, भारत से बहुत अधिक मात्रा में व्यापार, आर्थिक और धन निकालना ही अब उनका उद्देश्य रह गया था। आप ये सोच के देखिए, आप ज़रा सोचिए कितने आराम से भारत की ओर अपने कदम बढ़ा रहे हैं। हम देख रहे हैं 17वीं शताब्दी में वो एंटर होते हैं, लगभग 150 साल भारत में केवल व्यापार करते हैं, भारत की आर्थिक स्थितियों को समझते हैं, भारत के जयचंदों को जानते हैं, यहाँ कितने गद्दार लोग हैं कि वो राजगद्दी के प्रति अपने देश से भी गद्दारी कर जाएंगे। और यही कारण हमने इतिहास में बार बार देखा है, चाहे वो पृथ्वीराज चौहान के जयचंद की बात हो, या सिराजुद्दौला की बात हो, या नवाब, कोई भी आप देख लेंगे, इधर से कोई भी व्यक्ति आप देखेंगे, वो हमेशा यही केवल और केवल राजगद्दी का भूखा है। और यही कारण है कि हम धीरे धीरे अंग्रेज़ों के गुलाम होते गए और अपनी स्वतंत्रता परतंत्रता में बदलती गई। हम आगे चलते हैं इस कड़ी में। आगे हम पढ़ रहे हैं 1833 का चार्टर अधिनियम। तो मेरा आपको बताने का पहला उद्देश्य ये है दोस्तों कि ये जो चार्टर अधिनियम है, इसमें ब्रिटिश शासन का केवल मात्र भारत पर अब शासन करना रह गया कि अब तो हम भारत को केवल क्या बनाएंगे, औपनिवेश बनाएंगे, उसे परतंत्रता बनाएंगे। और सीधा का सीधा इधर पे क्या हुआ है, भारत पर एक पकड़ उन्होंने बना ली है। अब भारत पे जब उन्होंने पकड़ बना ली है तो आप देख सकते हैं, इधर पर मैंने एक चित्र के माध्यम से आपको बताया हुआ है पहले कि ये जो बहुत बड़ी प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, बम्बई प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, उड़ीसा प्रेसिडेंसी और ये बंगाल प्रेसिडेंसी, ये जो बंगाल प्रेसिडेंसी, अच्छा एक और लॉजिक यहाँ पर ये लगता है कि ये जो अंग्रेज़ थे वो बहुत चालू थे। दरअसल इनको क्या था, व्यापार करने के लिए इनको समुद्र मार्ग बहुत उचित पड़ता था। तो समुद्र मार्ग उचित पड़ता था तो यही कारण रहा कि ये समुद्र के जो इलाके हैं, समुद्री इलाके हैं, इन्होंने अपना हेडक्वार्टर या जो मुख्यालय अपन कहें वो बनाना शुरू कर दिया। क्योंकि जब पहली बार जब इधर पे कोई व्यक्ति आया था तो सबसे पहले वो इधर ही एंटर हुआ था, केरल के मालाबार तट पे ही
वो बैठा था और यहीं से ही उन्होंने व्यापार चालू किया। हमको ये भी पता है कि यहाँ केरल में बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में मसालों का खेती की जाती है और यहीं से उनको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने में उनको सुविधा होती थी। तो जब भारत पर उनका मात्र केवल राज्य करना या स्वतंत्रता को छीन कर उन पर औपनिवेश बनाना ही रह गया, तो उन्होंने एक नई चाल खेली और उन्होंने क्या किया, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, अब थोड़ा सा एक हिंट मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये जो गवर्नर जनरल आप बार बार पढ़ रहे हैं ना, ये दरअसल क्या था, एक बहुत उच्च पद होता था। अब जैसे हम बोलते हैं ना कि अभी भारत की जो ए ग्रेड की जॉब होती है वो IAS अधिकारी की रहती है, जो कलेक्टर कहलाता है। तो ये दरअसल एक कलेक्टर ही होता था ब्रिटिश संसद में, कि जब वो नियुक्त होता था संघ लोक सेवा आयोग से, यहाँ वहाँ के आयोग से, तो उसको एक औपनिवेश के स्वरूप उसको वहाँ पे कार्यभार सौंपने के लिए भेज दिया जाता था। दोस्तों यकीन मानिए आप, इंग्लैंड मात्र इतना सा देश था, इत्तू सा देश था मात्र। इंग्लैंड में आप जब यूरोप में पढ़ाऊंगा, आपको वर्ल्ड इतिहास में पढ़ाऊंगा, तो मात्र इत्तू सा देश था और लगभग आधे विश्व पर उसने अपनी पकड़ बना ली थी। उसका कारण ये था, उसके पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी थी, उसके पास सोचने विचारने की क्षमता थी, व्यक्तियों को हाथ में लेने की क्षमता थी। और जब वहाँ के व्यक्ति लॉर्ड विलियम बेंटिंग हैं, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड क्लाइव और इस तरीके के जब महारथी भारत में आएंगे, तो स्वाभाविक है भारत को तो अपने घुटने टेकने ही था, क्योंकि वो लोग इतने बुद्धिमान, चतुर और चालाक थे कि उनके सामने भारतीयों की चल पाना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि यहाँ के लोग केवल और केवल सत्ता के भूखे थे। यही कारण रहा कि हम धीरे धीरे अपनी स्वतंत्रता को खोते गए और एक समय ऐसा आया जब हमको खाने की भी लाले पड़ गए। ये हमारे भारत पर एक बहुत बड़ा कलंक है, एक धब्बा है। लेकिन अभी जब 1947 में हम आज़ाद हुए, तो हमने अपने भारत को बहुत हद तक मजबूत बनाया हुआ है और हम आशा करते हैं आप और हम मिलकर आगे इस भारत को एक अच्छे भारत, एक विकसित भारत की ओर ले जाएंगे। मेरी आशा है आप सबसे कि इतिहास या संविधान इसलिए पढ़ाया जाता है कि हमने जो पहले गलतियां की हैं हम उनको दोबारा बिल्कुल भी ना दोहराएं और आगे सोच विचार कर कदम रखें, सोचने समझने की, विचार की करने की क्षमता विकसित करें। तो जब बंगाल का गवर्नर जनरल पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, ये जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहला रहा है। और इसी समय भारत का जब गवर्नर जनरल कहला रहा है, तो हमारे एक महोदय आ रहे हैं जिनका नाम है विलियम बेंटिंग। ये जो विलियम बेंटिंग नाम के व्यक्ति हैं, ये बहुत ही चतुर और चालाक विलियम बेंटिंग जो नाम के जो गवर्नर जनरल हैं, ये बहुत ही चालाक, चतुर, महारथी हैं। और ये दरअसल हो क्या रहा है, 1828 से इनका एक कार्यकाल है, 1828 से 1833 तक ये केवल कहाँ के गवर्नर जनरल रहेंगे, बंगाल के, केवल बंगाल के गवर्नर। क्योंकि इनको अभी केवल क्या था, केवल बंगाल का ही इनको राज्य सौंपा गया था कि आप केवल मात्र बंगाल की ही प्रेसिडेंसी को संभालेंगे। लेकिन जब 1833 का चार्टर अधिनियम ब्रिटिश संसद ने पास किया, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग को दरअसल क्या हुआ, 1833 से 1835 के बीच में भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया गया। और यही कारण रहा कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग, यहाँ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण और मोस्ट IMP क्वेश्चन निकलने वाला है आपका, जो कई परीक्षाओं में लगातार कई बार पूछा गया है कि 1833 के समय या 1833 से 1835 के बीच का जो समय था, उस वर्ष कौन हमारे भारत का गवर्नर जनरल था। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग हमारे भारत के गवर्नर जनरल रहे हैं, जो बहुत ही चालाक व्यक्ति हैं। मैं थोड़ी सी जानकारी आपको लॉर्ड विलियम बेंटिंग के बारे में इधर पे बताना चाहूँगा। मैं आपको लॉर्ड विलियम बेंटिंग अलग से पढ़ाऊँगा, क्योंकि लॉर्ड विलियम बेंटिंग का एक अपना अलग समय है। इन्होंने बहुत सारे काम किए, या इन्होंने भारत पे, देखिए मैंने आपसे पहले भी बोला है, यदि अंग्रेज़ों ने हमको गुलाम बनाया है तो जीवन जीने की कई कलाएँ भी सिखाई हैं। आप देखिए हमारे भारत में कितनी कुरीतियाँ थीं, महिलाओं को शिक्षा नहीं दी जाती थी, कोई क्षुद्र व्यक्ति हो या अस्पृश्य व्यक्ति हो उसको शिक्षा नहीं दी जाती थी, और ना जाने इतनी कितनी कुरीतियाँ थी जो हमारे भारत में चल रही थी। और यहाँ पर हमारे महोदय विलियम बेंटिंग आते हैं और सबसे पहले ये दास प्रथा को मिटाते हैं, है ना, और एक आयोग का गठन करते हैं जिसको हम बोलते हैं क्या, एक आयोग का गठन करते हैं जिसको हम बोलेंगे मैकाले आयोग। और ये मैकाले आयोग वही आयोग है कि मैकाले साहब की अनुशंसा पर शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया। और यहाँ से अब क्या होगा, यहाँ से अंग्रेज़ यहीं के व्यक्तियों को अंग्रेजी में शिक्षा देंगे
और यहाँ से फिर भारत की जो हिंदी संस्कृति थी वो धीरे 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 अंग्रेजी संस्कृति में बदलना शुरू हो जाएगी। और यहाँ पर शिक्षा सर्व शिक्षा अभियान उन्होंने चला दिया। क्योंकि हमारे यहाँ पर एक कुरीति थी कि कोई अस्पृश्य व्यक्ति है हम उसके हाथ का पानी नहीं पिएंगे। ये दरअसल व्यक्ति ऐसे नहीं थे। ये कोई व्यक्ति हो, कितना भी क्षुद्र हो, कोई भी हो, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। ये उसके हाथ से पानी भी पीते थे, खाना भी खाते थे, सब कुछ करते थे, उसके साथ रहते भी थे, उसके साथ प्रॉपर बैठाते भी थे। ये केवल योग्यता को महत्व रखते थे। ताकि इसके पहले हमारे भारत में ऐसा नहीं था। चूँकि अब स्थितियाँ बदल रही हैं, वो स्थितियाँ अलग थी, हमें उस पर नहीं जाना है। हमें केवल वो देखना है, सकारात्मक परिणाम देखना है, अच्छे परिणाम देखना है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक महोदय दास प्रथा का अंत करेंगे, बंगाल उसी पे एक आयोग, मैकाले आयोग का गठन करेंगे। शिक्षा के प्रसार में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल का नाम क्या था। तो आप बताएंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक वो थे। वो भारत के पहले गवर्नर जनरल बने जिनका कार्यकाल 1833 से 1835 के बीच बना। और अब ये मात्र बंगाल के गवर्नर जनरल ना रहकर ये पूरे भारत की प्रशासन ये संभालने वाले हैं। और यहाँ से भारत की शुरुआत होती है। यहाँ से भारत की अब शुरुआत केवल और केवल औपनिवेश की हो चुकी है। अब अंग्रेज़ यहाँ पर आएंगे और भारत जो भी उनको अपने महत्वपूर्ण अपने हिसाब से लूटेंगे। और फिर इधर से नई नई शक्तियाँ हम उभरते देखेंगे। फिर हम यहाँ से शिवाजी महाराज को उभरते देखेंगे। इधर पे हम कुछ ग्वालियर सिंधिया बहुत सारे, इधर से मेवाड़ से राजपुताना उभरता देखेंगे। इधर पे बंगाल उड़ीसा में हम टीपू सुल्तान को देखेंगे। इधर पे हम देखेंगे बिहार का बहुत बड़ा व्यक्ति, बिहार की जो प्रेसिडेंसी उभर रही थी वो देखेंगे। फिर धीरे धीरे जब व्यक्तियों को ये लगने लगा और फिर हम यहाँ पहुँचेंगे 1857 की क्रांति पर। ये धीरे धीरे आएंगे, हम अभी नहीं आएंगे। और ये महान स्वतंत्रता संग्राम भारत की आज़ादी का सबने पढ़ा हुआ है 1857 के समय, लेकिन अभी तक हमने कभी गौर नहीं किया। बस केवल ये रटा हुआ है कि 1857 को हमको ये तालीम दी गई है कि बस 1857 का क्रांति का संग्राम याद कर लीजिए आप, 5 नंबर का क्वेश्चन है, आप पास हो जाएंगे। लेकिन हमने कभी गौर नहीं किया। ये वही व्यक्ति हैं जब झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई जैसी व्यक्ति जब एक अधिकारी से टक्कर लेंगी और वो दौर जब वो आएगा, वो भारत की आज़ादी के लिए लड़ने वाला एक महत्वपूर्ण दौर था। इंकलाब जिंदाबाद के नारे गूंजेंगे और भारत इधर पर हमारा स्वतंत्रता की ओर चलेगा। हम दरअसल ये सीरीज पढ़ रहे हैं। हम ये सीरीज अभी मैं केवल 1773 से 1947 के बीच की सीरीज में आपको पढ़ा रहा हूँ कि किस तरीके से संविधान का निर्माण जब धीरे धीरे बना और यही निर्माण, यही नियमावली पूरे के पूरे 1935 के शासन अधिनियम में हमारे संविधान में उतर गई। चूँकि हम यही देखते हैं, आज भी हमारा ये मुद्दा उठता है, कभी भी ये मुद्दा उठता है कि हमारे भारत में हिंदी को क्यों राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। हम देखते हैं कि हमारे भारत के पूरे राज्य जो हैं उनमें विविधता में बटा हुआ है। ये मध्य प्रांत के हिंदी भी बोलते हैं, यहाँ पे कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, उड़िया, बंगला, इधर पे विभिन्न भाषाएं, मराठी, मारवाड़ी। हम ये कैसे डिसाइड कर दें कि हिंदी ही हमारे भारत की एकमात्र भाषा हो सकती है? हम रूढ़िवादी तो नहीं अपना सकते ना। हाँ, लेकिन हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि यदि अभी इंग्लिश का ट्रेंड जो आया है, इंग्लिश कोई पर्टिकुलर भाषा नहीं है। एक्चुअल में इंग्लिश इन्हीं की भाषा थी। अंग्रेजी यही बोलते थे और ये केवल एक विश्व को अंग्रेजमय करना चाहते थे। अंग्रेज चूँकि उन्होंने आधे विश्व पर राज किया हुआ था, तो वो ये चाह रहे थे कि हम यदि अंग्रेजमय कर देंगे तो ये सारे देश जो है अपनी संस्कृति को भूल जाएंगे और हमारे औपनिवेश हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। हमारे भारत में 22 भाषाओं को मान्यता मिली हुई है, जिनमें से हमारी एक अंग्रेजी और हिंदी महत्वपूर्ण भाषा है। हाँ, हम ये ज़रूर कहेंगे कि जो भी बच्चा यहाँ पढ़ता है एक भाषा सीखे, लेकिन अपनी संस्कृति को ना भूले। वो अपनी भाषा इंग्लिश भी सीखे और हिंदी भी सीखे, साथ में अपनी मातृभाषा भी सीखे। तो मेरा आपसे यही निवेदन है, हमारे पढ़ने पढ़ाने का तरीका केवल ये रहना चाहिए कि केवल मात्र क्वेश्चनों को रट लेना या उन्हें वहाँ पर सॉल्व कर लेना ही नहीं है। हम एक अच्छी सोच के व्यक्ति हैं, एक मस्तिष्क में ये सोच धारणा विकसित करें कि क्या गलत है क्या सही है। यदि ये सोचना आ गया तो वो दिन दूर नहीं जब हम अधिकारी होंगे। तो एक IAS अधिकारी में क्या होता है, निर्णय लेने की क्षमता ही तो होती है ना, कि वो कोई भी परिस्थिति हो। अब यहाँ पर लॉर्ड विलियम बेंटिक में क्या था, यही तो था कि वो इतने बड़ा एक व्यक्ति था जो पूरे भारत पर राज कर रहा था और मात्र उसको शक्तियाँ मिली हुई थी ब्रिटिश। उसका देश यहाँ से लगभग 3000
से ज़्यादा किलोमीटर दूर है, वो अपने घर परिवार से छोड़ के इधर भारत पर राज कर रहा है, एकमात्र व्यक्ति इतने बड़े देश पर राज कर रहा है, तो उसकी बुद्धिमत्ता आप देखिए कहाँ कही जाएगी। वो तो IAS अधिकारी से भी बड़ा व्यक्ति होगा ना, जो अपनी संसद का, अपने देश का नाम रोशन कर रहा है। तो मैं आपसे केवल ये बताना चाह रहा हूँ, इसीलिए हमारे संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग में इतना कठिन परीक्षाएं इसलिए की जा सकती हैं कि आपकी विचारधारा क्या है, आप क्या सोच रहे हैं, आप इस विषय में क्या कहते हैं। वो तो ये भी पूछेंगे ना इंटरव्यू में कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक को जब बना, या जब मैकाले आयोग उन्होंने बनाया, क्यों बनाया, क्या कारण था उनका कारण कुछ नहीं था। उनको ये दरअसल अपन को बताना पड़ेगा भाई साहब कि दरअसल ये वो समय चल रहा है, ये दरअसल भारत को औपनिवेश बनाना चाह रहे हैं, और यही कारण है कि ये अपनी भाषा का, अपने धर्म का, अपनी संस्कृति का इधर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और यही कारण रहा है कि ये केरल, पांडिचेरी, ये बंगाल, मुंबई, कोलकाता, कर्नाटक और इधर के जो भी तमिल के या साउथ के जो राज्य हैं उनमें इंग्लिश फेमस है, अंग्रेजी भाषा है, और बहुत अच्छे स्टेब्लिश्ड हैं। क्यों हैं? क्योंकि यहाँ पर वो बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके गए हैं। उन्होंने हमें रेलवे दिया, उन्होंने हमें पढ़ाई दी, उन्होंने हमें टेक्नोलॉजी दी, उन्होंने हमें तोप दी, बंदूक दी, ऐसी कितनी चीज़ें हैं। 1857 का क्रांतिकारी क्यों सफल हुआ? क्योंकि हम भाला लेके लड़ रहे थे, तीर कमान लेके लड़ रहे थे। भाई तीर कमान लेके थोड़ी ना जंगें जीती जा सकती है। वो तो छिपकर वहाँ से बंदूक तोप मारते थे तो 100 मारते थे, सीधे 100, और 100 व्यक्ति खत्म हो जाते थे। इधर एक तीर में मात्र एक व्यक्ति। तो उनकी बुद्धिमत्ता बहुत आगे थी। आज भी वो लोग बहुत आगे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा भारत पीछे है, हमारा भारत केवल कुछ जयचंदों के पीछे जो कि भारत में है ना, बहुत ज्ञान की है, बहुत ज्ञान भरा पड़ा है, एक से बढ़कर एक, बहुत व्यक्ति हैं। तो मैं आपसे यही बार बार यही बोलूँगा मेरे चैनल के माध्यम से कि केवल भारत माता या वंदे मातरम ही किनारे लगा लेना ही देशभक्ति नहीं। देशभक्ति हृदय से की जाती है। कुछ पढ़कर, कुछ चीज़ों को समझकर उनका अच्छा निष्कर्ष निकालना देशभक्ति कहलाती है, जो आने वाले समय में, आने वाली पीढ़ी में, आने वाले जो व्यक्ति हैं शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा करें, अच्छा पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा लेक्चर आज का यहीं पे समाप्त होता है। मैं मिलूँगा अगले लेक्चर में। हाँ, इसके पहले के जो मैंने लेक्चर आपको पढ़ा दिए हैं 1773 से लेकर 1813 तक के जो भी मैंने एक्ट पढ़ाए हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाए हैं। और केवल मैं अभी आपको केवल ये फोकस करा रहा हूँ कि जो MCQ हैं, MCQ पे ही मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, चूँकि सारी वैकेंसियाँ हो, चाहे वो SSC हो, रेलवे हो, व्यापम हो, UPPSC हो, कोई भी PCS हो, भारत के संविधान से 1 से लेकर 2 क्वेश्चन हमेशा ही डलते हैं। मुझे इसका प्रमाण देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वास्तविकता को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। तो आप दरअसल आपका ये काम ये रहना चाहिए कि आप मार्केट में, आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है, बेहतरीन उसमें प्रतियोगी परीक्षा की दर्पण है, बहुत सारी पुस्तकें आप उसमें डाउनलोड कर सकते हैं। उनमें टू दी पॉइंट की बहुत अच्छी सीरीज चली है, और ओल्ड क्वेश्चन पेपर ज़्यादा से ज़्यादा हो उनमें लगाते जाएं। मैं इधर पे एक नई सीरीज भी चालू करूंगा, जो अब से हाल ही में ग्रुप डी रेलवे में जो भी क्वेश्चन यहाँ से बने हुए मैं वो भी बताता चलूँगा। लेकिन मेरा भी फोकस ये है कि आप पहले चीज़ों को अच्छे से समझें, उन्हें रटें ना। समझ आप लेंगे तो अधिक दिनों तक सुरक्षित याद रख पाएंगे। केवल आप अपने शॉर्ट नोट भी बना सकते हैं, और जो भी आपको इधर आज के लेक्चर में समझ में ना आया होगा तो प्लीज़ कमेंट करके आप सर को बता दीजिएगा कि हमको इधर पे समझ में नहीं आएगा, तो मैं उसको अगली वीडियो में मेंशन कर दूंगा। तो बहुत बहुत आपका हृदय से धन्यवाद। अपना सहयोग हमको बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी इस वीडियो को शेयर करते रहें। मैं मिलूँगा ईश्वर आपके साथ, कल फिर से हाजिर हूँगा। जय हिंद, जय भारत।